स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। और आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड सेम और बीएससी सेकंड ईयर वाइज के लिए ईयर वाले जो है सिस्टम, उसमें सेकंड ईयर का टॉपिक है और सेमेस्टर वालों के लिए थर्ड सेम का है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट है उष्मागतिकी सेकंड। उसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, कार्नो चक्कर की दक्षता, यहां तक हमने कवर कर लिया था। आज हम चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं उस यूनिट को। और आज का टॉपिक है हमारा उष्मागतिकी की जो एंट्रोपी होती है वो उसकी क्या अवधारणा है, कंसेप्ट क्या है, एंट्रोपी क्या चीज, क्या है एंट्रोपी। तो सबसे पहले बात करूं तो एंट्रोपी को अगर मैं एक लाइन से परिभाषित करना चाहूं तो अव्यवस्था, यानी कोई भी चीज की अव्यवस्था है उसको मापने का जो तरीका है या उसकी माप जो है, अव्यवस्था की माप है, उसको एंट्रोपी कहते हैं। अच्छा, एंट्रोपी को अव्यवस्था की माप यानी कि सर कैसे समझे? चलो मैं बताता हूं आपको कि मान लीजिए आप एक क्लासरूम में बैठे हो, ऑफलाइन क्लास रूम है, ऑनलाइन नहीं है, या अभी अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो मान लो आप लाइब्रेरी में बैठे हो, है ना। लाइब्रेरी में आप बैठे हो तो आपका लाइब्रेरी में बैच का एक टाइम होता है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, या 2 बजे से रात को 9 बजे तक, ऐसा कुछ टाइम होता है फिक्स, है ना। तो मान लीजिए आप 8 से 2 बजे वाली बैच में बैठे हो। अभी आप लाइब्रेरी में सुव्यवस्थित तरीके से बैठे हो, आपकी एंट्रोपी बहुत कम है, हो सकता है आपकी एंट्रोपी जीरो हो, क्योंकि अव्यवस्था अगर है ही नहीं तो एंट्रोपी जीरो है। अच्छा, जैसे ही 2 बजे का टाइम होते ही आपकी बैच का आपको जाना होगा लाइब्रेरी छोड़ के, तो उस समय आप इधर से उधर भागोगे, चेयर को हिलाओगे, चेयर इधर उधर करोगे, अव्यवस्थित हो जाएगी, अव्यवस्था फैलेगी। तो वो उस अव्यवस्था को मापने का जो जरिया है, वो अव्यवस्था की जो माप है, उसको क्या कहते हैं? हम एंट्रोपी कहते हैं। बेसिकली समझ गए बात को कि एंट्रोपी क्या है? तो अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। यह एक अवस्था फलन होता है। अब अवस्था फलन से क्या मतलब है भाई? दो फंक्शन होते हैं, एक तो स्टेट फंक्शन अवस्था फलन और एक होता है पथ फंक्शन। यानी कि कोई भी प्रक्रम है वो एक से दूसरे प्रक्रम में परिवर्तित हो रहा है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि जल से बर्फ बन रही है, पानी से बर्फ बन रही है, तो दो चीज होती है, एक तो पानी से बर्फ बनने का रास्ता, और एक पानी से बर्फ बन गई यानी द्रव से ठोस अवस्था। दो चीजें होती है। जो जो चीजें पानी से बर्फ बनने वाले रास्ते पर निर्भर करती है वो तो होता है पथ फंक्शन या पथ फलन। और जो जो फंक्शन सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस हिसाब से वो चेंज हुआ है, वो सिर्फ अवस्था पे अगर निर्भर कर रहा है वो फलन, वो होता है आपका स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन। तो एंट्रोपी की बात करें तो यह एक अवस्था फलन होता है, जैसे कि ऊर्जा भी एक अवस्था फलन है, उसी प्रकार से एंट्रोपी अवस्था फलन होता है। अच्छा, दूसरी बात करूं तो इसको एस से परिभाषित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। एंट्रोपी को किससे लिखते हैं? एस से लिखा जाता है। अच्छा, चलो बात करते हैं अब एंट्रोपी की कि अकॉर्डिंग टू उष्मागतिकी एंट्रोपी को परिभाषित अगर मैं करूं तो उष्मागतिकी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि डेल एस, यानी कि उष्मागतिकी में होने वाला परिवर्तन जो है आपका, वो किसके बराबर होता है? डेल क्यू। अब ये यहां पे आर ईवी ये क्या है? एक सेकंड, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, सॉरी। देखिए, डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू, ये आर ईवी, अरे ये क्या है? ये रिवर्सिबल है भाई, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय है, यानी ऐसा प्रक्रम जो उत्क्रमणीय हो। जैसे कि कार्बन इंजन में नहीं होता, पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। अरे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कितनी बार पढ़ चुके हो आप? ऐसी अभिक्रिया जो दोनों साइड हो, है ना। तो वही ऐसा प्रक्रम जो दोनों साइड हो, यानी पहली कोई कोई एक फंक्शन है वो यहाँ पे है, कोई एक प्रक्रम है वो इस जगह है, यहां से वो प्रक्रम यहां जाएगा, यहां से वापस यहां आ जाए, ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए, है ना। ऐसा प्रक्रम होना चाहिए, उसको उत्क्रमणीय प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में संपन्न होता हो। ठीक है सर। क्यू उष्मा है, रिवर्सिबल उष्मा है जो उत्क्रमणीय है, अपॉन टी, टी ताप है, प्रक्रम का ताप है टी। तो ये कोई भी तंत्र के लिए बात करें अपने तो उष्मा में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है, माफ कीजिए, एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो उष्मा में परिवर्तन उस तंत्र के वह ताप के अनुपात के रूप में होता है। तो इस प्रकार से अपने इसको परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में बात करें तो अगर डेल एस
यानी कि अगर निश्चित परिवर्तन की बात करें, यानी कि कोई भी तंत्र या कोई भी सिस्टम है, वो उस सिस्टम का S1 एंट्रोपी है। अच्छा, वो सिस्टम, उसके ऊपर कोई भी कार्य किया गया और वो सिस्टम S2 एंट्रोपी तक परिवर्तित हो गया, यानी पहले कोई सिस्टम की एंट्रोपी S1 थी, समझो मेरी बात को, और अब उस सिस्टम की, उस तंत्र की एंट्रोपी S2 है। उस पर जैसे ही कोई कार्य किया तो उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन आया, उसकी अव्यवस्था की माप में कुछ परिवर्तन हुआ। तो अगर S2 में से अगर S1 को घटा दिया जाए तो उस पूरे प्रक्रम में, उस पूरी प्रोसेस में जो एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ है वो नहीं आ जाएगा क्या? भाई यही तो होता है, कोई चीज का परिवर्तन निकालते हो तो कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहले को घटा दो, तो S2 माइनस S1। अच्छा, तो इसको एक दूसरा तरीका ये भी है, क्योंकि डायल एस को किससे लिखते हैं? इससे, यानी कि 1 से 2 तक इसको क्या कर दो, समाकलित कर दो, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अच्छा, अब अपने ने कार्नो इंजन समीकरण पढ़ी थी, इसको कार्नो प्रेम्य से बोल दो, या इसको कार्नो इंजन समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नो इंजन समीकरण। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, जो बच्चे नए जुड़े हो ना, वो जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के नाम से, है ना। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड बीएससी केमिस्ट्री हिंदी नाम से प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, आप वहां पे जाके चेक कर लो, ठीक है। तो ये कार्नो प्रेम्य से आता है कि Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो यहीं पे अगर Q2 को अगर उत्क्रमणीय है, अगर ये उत्क्रमणीय प्रोसेस है तो Q2 रिवर्सिबल, Q1 रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे उत्क्रमणीय है तो उष्मा में परिवर्तन क्या होगा? उष्मा में परिवर्तन तो बराबर होगा, है ना। अगर उत्क्रमणीय है तो दोनों दिशाओं में बराबर संपन्न होगी ना क्रिया। अच्छा, तो S2 माइनस S1 किसके बराबर हो जाएगा? डेल एस के। क्यों? क्योंकि यहां से देख लो आप, Q2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन T1। तो अपने कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रक्रम जिसमें उत्क्रमणीय प्रक्रम हो, उसके लिए एंट्रोपी का मान 0 होता है। ऐसा कोई प्रक्रम, ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई तंत्र है जिसमें कोई कार्य किया गया, कोई प्रोसेस की गई, कोई प्रक्रम किया गया, जिसके अंदर क्या था? प्रक्रम जो था वो उत्क्रमणीय था। जैसे कि अपने कार्नो इंजन में बात कर रहे थे ना, तो कार्नो इंजन में क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम, तो वहां पे एंट्रोपी नहीं होती, वहां पे एंट्रोपी हमेशा 0 मिलेगी आपको, एंट्रोपी हमेशा 0 होगी। यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से? हाँ, तो अब बात करते हैं कि एंट्रोपी अवस्था फलन के रूप में। अब एंट्रोपी को हमने यहां से शुरू किया, बहुत लंबा टॉपिक है ये, एंट्रोपी को बहुत पढ़ेंगे हम। पहले अवस्था फलन के रूप में पढ़ेंगे, फिर ताप और आयतन के रूप में, फिर दाब और आयतन के, दाब और ताप के रूप में, यानी पूरा का पूरा अच्छे से इसको पढ़ेंगे। एंट्रोपी का कंसेप्ट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है अच्छे से। पूरा का पूरा फिजिकल टॉपिक है, पूरा का पूरा क्या है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम है, न्यूमेरिकल टाइप है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल चल रहा है, नहीं, पूरा का पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अच्छे से पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी। अच्छा, हमें पता है कि उष्मागतिकी के अकॉर्डिंग एंट्रोपी ही होती है भाई। एंट्रोपी में परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर, एंट्रोपी में परिवर्तन किसके बराबर होता है? डेल क्यू अपॉन टी के। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हमें यह पता होता है कि जो उष्मा में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर? डेल यू प्लस पी डीवी, डेल यू प्लस पी डीवी के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ है भाई, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ है ये, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूं मैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट वाली यूनिट है ना, वहां पढ़ा चुका हूं, आप जाके देख लो, ठीक है। अब हर चीजें नहीं बताई जा सकती ना, हर चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती। समीकरण 4 में टी का भाग देने पर, ये 4 नंबर समीकरण है, इसमें टी का भाग दे दो, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, डेल यू अपॉन टी प्लस पी डीवी अपॉन टी आ जाएगा। अच्छा, तो अब सर, अब क्या है? अब तो कुछ नहीं, इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर तो सर डेल एस होता है, तो ds इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी डीवी प्लस डी यू प्लस 1 अपॉन टी पी डीवी। तो ये अपने आ गया अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी, अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी। अब यहां पे दो कंडीशन हो सकती है, दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? केस फर्स्ट तो ये है कि अगर आयतन स्थिर हो, क्या हो? आयतन स्थिर हो। अगर आयतन का मान अगर स्थिर होगा ना भैया, तो ये देखो, अगर यहाँ पे आयतन स्थिर है तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि जो अपना एंट्रोपी परिवर्तन है वो किस पे निर्भर कर रहा है? उष्मा के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, पूरा का पूरा ऊर्जा, ऊर्जा के ऊपर। यू क्या है? ऊर्जा।
तो ds समानुपाती du, यानी कि ऊर्जा के समानुपाती होगी, यानी कि यहां पर अगर तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो अपने एंट्रोपी के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ में आया आपको अच्छे से? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ऊर्जा स्थिर हो तो भाई जरूरी थोड़ी आयतन स्थिर हो, अगर आयतन बढ़ रहा हो और ऊर्जा स्थिर हो तो, हाँ ऊर्जा स्थिर हो तो आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी भी बढ़ेगी। क्योंकि भाई एक तो आपको एक छोटा सा ग्राउंड दे दिया जाए और उसमें खेलने के लिए बोलोगे, कोई भी एक छोटा सा ग्राउंड है और आपको बोल दिया जाए फुटबॉल खेलो, तो कहां तक मार सकते हो? जितनी उस ग्राउंड की सीमा होगी वहीं तक फुटबॉल मार सकते हो। और एक बहुत बड़ा ग्राउंड दे दिया जाए, उसमें आपको खेलने के लिए बोला जाए, तो आप फुटबॉल को दूर दूर तक मार सकते हो। यानी अव्यवस्था ज्यादा होगी, बहुत दूर भागना पड़ेगा, छोटे ग्राउंड में कम भागना पड़ेगा। तो वही बात है, आयतन बढ़ेगा यानी कि एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अच्छा, अब उसके बाद में चलते हैं कि ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी। ये क्या थी? अवस्था फलन के रूप में अगर एंट्रोपी की बात करें तो ये आ गया। ठीक है, अब ताप के रूप में अगर, मतलब ताप के रूप में अगर एंट्रोपी का परिवर्तन ज्ञात करें अपने कि भाई ताप का एंट्रोपी पे क्या प्रभाव होता है, तो वो निकालेंगे अब। तो चलो देखिए, अब माना एंट्रोपी है वो ताप व आयतन का फलन, भाई अवस्था फलन है, अवस्था फलन है तो ताप और आयतन पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। तो मान लिया कि वह ताप व आयतन का फलन है। अच्छा ठीक है, अवकलन कर दो समीकरण का। अवकलन क्या है? बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ds इज इक्वल्स टू ds dt अब v। अब ये v और ये t क्या दर्शा रहे हैं? ये v और t ये दर्शा रहे हैं कि इस समय तो आयतन स्थिर है और यहां पर क्या है? ताप स्थिर है। यहाँ पे आयतन को स्थिर मान के किया है अवकलन और यहाँ पे ताप को स्थिर मान के। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद में हम एक चीज और भी जानते हैं कि जो तंत्र की ऊर्जा होती है वह भी एक अवस्था फलन होती है, पहले ही बताया था मैंने आपको। अब ऊर्जा भी अवस्था फलन है तो ऊर्जा को भी हम क्या ताप और आयतन का फलन मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल मान सकते हो, वही अवकलन कर दो, सेम उसका अवकलन आ जाएगा। अब समीकरण आ गई आपके पास 7 नंबर और 9 नंबर, दो समीकरण आ गई। अच्छा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट आएगा टर्म डेल यू अपॉन डेल टी वी इज इक्वल्स टू सीवी। सीवी यहां पे उष्माधारिता है। क्या है? उष्माधारिता। स्थिर आयतन पर किसी भी तंत्र की उष्माधारिता, V कांस्टेंट है, यानी C को किस क्या बोला जाता है? उष्माधारिता। और उष्माधारिता क्या होती है? परिभाषा बता देता हूं मैं आपको। उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा है जो किसी भी तंत्र के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। उष्मा की वह मात्रा जो किसी भी तंत्र के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे उष्माधारिता कहलाती है, वह उस तंत्र की उष्माधारिता कहलाती है। तो सीवी क्या है? उष्माधारिता है। अच्छा, तो यहाँ पे अपने du dtv की जगह क्या लिख सकते हैं? सीवी लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ये समीकरण 10 आ गई। अब यहाँ पे समीकरण 10 और मान उठाएंगे du का और लिख देंगे वापिस ले जाकर के 5 नंबर में, समीकरण नंबर 5 में। समीकरण 10 से du का मान समीकरण 5 में रखने पर इस वाली समीकरण में जहां जहां du है वहां पे ये मान रख दो। अच्छा, cv dt अपॉन टी, अरे cv dt अपॉन टी, इसकी du की जगह में मान रख दिया आपने ने, cv dt अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी। अब ये यहाँ पे मत पूछना कि सर क्या कर दिया, ये dv कॉमन ले लिया। अरे ये p प्लस ये यहाँ पे ये पूरा फंक्शन था, इसमें से dv मैंने कॉमन ले लिया और dv कॉमन लेकर के कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहां तक ये हो गया। अच्छा, समीकरण 7 व 11 की तुलना कर दो। समीकरण 7 और 11 कौन सी? 7 तो ये है और 11 कौन सी है? ये है। इन दोनों समीकरणों की क्या कर दो आप? तुलना कर दो भैया, कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन करोगे तो क्या है? एक तो ds अपॉन dt cv अपॉन t के बराबर आ जाएगा और दूसरा ds अपॉन dv किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन t प्लस p du dv t। तुलना करते ही अपना जो मान आया है वो ये आया है, यानी कि सीधी सी मतलब यही है कि जो कोई भी तंत्र है उसकी जो एंट्रोपी जो होती है वो ताप के ऊपर कुछ इस प्रकार से निर्भर करती है कि अगर आयतन स्थिर हो, अगर आयतन स्थिर हो तो ताप बढ़ाने पर तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर तंत्र की एंट्रोपी बढ़ेगी अगर आयतन स्थिर है, और अगर ताप स्थिर है तो भी तंत्र की जो एंट्रोपी है वो आयतन बढ़ने पे तो बढ़ती है, हमें पता ही है आयतन बढ़ने पे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, यहां तक अपना हो गया कि ताप के फलन के रूप में एंट्रोपी। अब आयतन के फलन के रूप में अगर एंट्रोपी को पढ़ना है तो देखिए आगे वो डेरिवेशन अलग से होंगे, वो फिर से एक इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी आपको। तो देखिए अब आयतन के रूप में देखो, अब आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी, ताप के फलन के रूप में एंट्रोपी हमने ज्ञात कर ली थी।
आयतन के रूप में ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया था कि जब ताप के फलन के रूप में एंट्रोपी ज्ञात की थी, उसमें हमारे पास दो इक्वेशन आई थी। वो इक्वेशन ये थी कि ds upon dt v is equals to cv upon t और ds upon dv t is equals to 1 upon t p plus d del u dv t। ये दो इक्वेशन अपने पास आई थी। इन दोनों को 12 नंबर और 13 नंबर अपने इक्वेशन नंबर दे देंगे। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 12 का तो आप कर दो v के सापेक्ष अवकलन, v के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, इसका अवकलन करो तो डेल स्क्वायर s, भाई इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। अब इसका करो तो 1 अपॉन टी, भाई 1 अपॉन टी को छोड़ दो, cv का करोगे तो डेल cv अपॉन डेल v और 1 अपॉन टी का हो जाएगा 0, क्योंकि करना किसके सापेक्ष है, आयतन के सापेक्ष। अभी अवकलन करना आना चाहिए, भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, अवकलन करना सीखना पड़ेगा आपको, मैं अवकलन नहीं सिखा सकता आपको। अब क्या करेंगे कि इसी में देखो 1 अपॉन टी डेल सीवी अपॉन डेल वी, तो अब अपने को पता है कि सीवी किसके बराबर होता है, डेल यू अपॉन डेल टी के, तो यहाँ पे सीवी की जगह डेल यू अपॉन डेल टी लिख देंगे। अब जैसे ही सीवी की जगह डेल यू अपॉन डेल टी करेंगे तो इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करते ही डेल स्क्वायर यू अपॉन डीवी dt आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? आगे देखिए, अब क्या करना है, अब 13 नंबर समीकरण का अवकलन करना, 13 नंबर समीकरण का अवकलन करना। अवकलन किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। अब टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो जैसे अवकलन करोगे डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 1 अपॉन टी, इसको छोड़ दिया, इस अंदर वाले का करेंगे तो डेल पी अपॉन डेल टी वी और इसका हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डीवी dt dv, समझ गए? अच्छा, फिर क्या किया, फिर इस वाले फंक्शन को छोड़ दो, इसका छोड़ दिया, 1 अपॉन टी का करोगे टी के सापेक्ष, तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर। अरे पता है ना, घाते जुड़ जाती है अवकलन में, समाकलन में घाते घट जाती है, तो वही 1 अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है सर, ये हो गया, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में ताप व आयतन का फलन है, कौन, एस, एस कौन, एंट्रोपी, एस कौन है, एंट्रोपी। ये किसका फलन है, ताप और आयतन का फलन है, और ये ds जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो अपने बोल सकते हैं कि ये और ये बराबर होगा, डेल स्क्वायर एस डीवी dt बराबर होगा डेल स्क्वायर एस dt dv के। ये दोनों अगर बराबर है तो अपने एक चीज बोल सकते हैं कि सर जब ये दोनों बराबर है तो ये सामने वाले भाग भी तो बराबर ही तो होंगे। अरे कोई समीकरण के जब लेफ्ट पार्ट दोनों बराबर होते हैं तो राइट पार्ट भी तो बराबर ही होंगे। अरे हमें पता है कि सर x बराबर 6 है और y बराबर भी 6 है, तो x बराबर y होगा कि नहीं होगा? अरे सर होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ पे भी होगा, ये दोनों पार्ट क्या है, आपस में बराबर होंगे। अच्छा, तो अब अगर x अगर अवस्था फलन है तो ऊर्जा u भी तो अवस्था फलन है, u भी तो ताप t और आयतन v का फलन है। हाँ सर बिल्कुल है, तो डेल u dv dt डेल स्क्वायर u अपॉन dt dv के बराबर होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अरे वही x y वाली बात, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर, ये बराबर है तो ये इधर वाले पार्ट तो बच गए इनमें। देखो, अब समझने वाली बात है ये, और यहां पे देखो, ऊपर वाला नहीं, यहां देखो, एक तो ये और एक ये दोनों बराबर है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे। अरे तो ये 1 अपॉन टी डीपी dt v इज माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर पी डीवी बराबर 0 नहीं हो जाएगा? अरे छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है, कुछ नहीं किया, छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है मैंने, बस थोड़ा सा, वो देख लो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 17 में देखिए आप, अगर समीकरण नंबर 17 में आप क्या करोगे, कुछ नहीं, पक्षांतरण किया है मैंने। पक्षांतरण कैसे किया है, अब ये पार्ट इधर था, इसको इधर रखो, माइनस वाले को उधर ले जाओ, माइनस वाले को उधर ले जाओ। हाँ सर ले गए, कोई दिक्कत नहीं। अरे 1 अपॉन टी था, ये उधर जाएगा तो टी जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये ऊपर चला जाता तो इसके साथ कैंसिल आउट नहीं हो जाता, टी स्क्वायर के साथ, तो ये 1 अपॉन टी आ गया। अच्छा, ये और ये बराबर आ गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन निकाली थी जब ताप का फलन पढ़ रहे थे कि ds अपॉन dv dt होता है वो इसके बराबर होता है। हाँ सर बिल्कुल निकाली थी। अरे तो इसके बराबर होता है तो क्या हम नहीं लिख सकते क्या कि ये ds अपॉन dv t ये बराबर होगा dp अपॉन dt v के? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो यही तो क्या है, स्थिर ताप पर आयतन में परिवर्तन को दर्शाने वाले समीकरण है। स्थिर ताप पर आयतन के परिवर्तन की वजह से एंट्रोपी में होने वाली परिवर्तन को दर्शाती है, यानी स्थिर ताप पर एंट्रोपी के आयतन के सापेक्ष परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ये आयतन के फलन के रूप में आ गई एंट्रोपी। अच्छा, अब क्या बच गया, अब ताप और दाब के फलन के रूप में, तो ताप और दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी और देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा एंट्रोपी खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी खत्म हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं क्या ताप और दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम क्या है कि ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी पढ़ चुके थे, तो अब हमें दाब व ताप के फलन के रूप में एंट्रोपी को पढ़ना है। तो जैसे पहले हमने क्या माना था कि जो एंट्रोपी है वो अवस्था फलन है, तो वो ताप और आयतन का फलन है। वैसे ही अब हम क्या मानेंगे कि वो ताप और दाब का फलन है ना। तो ताप और दाब का फलन मान लिया, यानी कि S इज इक्वल्स टू एस टी और पी, यानी कि ताप और प्रेशर पी का फलन है। समीकरण नंबर 19 को अवकलित कर दो, अवकलित करने पर वो ही सेम जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये बार बार सीखने वाली बात नहीं है, आप कर चुके हो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ऊर्जा जो होती है तंत्र की वो किसके बराबर होती है, H माइनस पीवी की, जहां पे H क्या है, H एंथैल्पी, H क्या है, एंथैल्पी है। हाँ तो इसके बाद में इस समीकरण का क्या कर दो, अवकलन कर दो। अब वही अवकलन करेंगे तो du इज इक्वल टू डी एच माइनस पी डी बी माइनस बी डी पी, क्योंकि यहाँ पे माइनस पीवी है, पी डॉट वी यू डॉट वी से कर देंगे, पी को छोड़ दिया वी का अवकलन, माइनस पी को छोड़ दिया वी को छोड़ दिया पी का अवकलन। अच्छा ठीक है सर। अब हम जानते हैं कि तंत्र की जो एंथैल्पी होती है ना वो भी एक अवस्था फलन होती है, और वो अवस्था फलन है तो मान लीजिए वो ताप और दाब का फलन है। तो यू एच इज इक्वल टू एच टी और पी, फिर से इसका डिफरेंशिएशन वही ऊपर जैसे किया था वैसे इसका कर दो, ये आ गया। अब देखो यहां से जो डीएच का मान है ना इस वाले समीकरण से, वो समीकरण नंबर 21 में रख दो, इस वाले समीकरण में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल है, सिर्फ कुछ नहीं करना, मान उठा करके ये रख दो यहाँ पे। अच्छा रख दिया सर, जैसे ही रखोगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। हाँ सर आ गई। अच्छा और हम जानते हैं जब हमने अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि जो अवस्था फलन के रूप में एंट्रोपी आई थी वो कुछ इस प्रकार से आई थी। ये समीकरण हमने पढ़ रखी है, स्टार्टिंग के अंदर 2 या 3 नंबर समीकरण होगी। अब ये इस इक्वेशन में हम जैसे ही du का मान रखेंगे, रख दो, du का मान रखते ही हमारे पास ये समीकरण आएगी। कुछ नहीं है, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों आपको। आप बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, मैथमेटिकल डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको। जैसे ही मान रखा कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो गए। हाँ सर बिल्कुल हो गए, ये वाली समीकरण आ जाएगी। हाँ सर बिल्कुल। अब जैसे ये वाली समीकरण आई इसमें कुछ मैथमेटिकल चेंज और कर दो। अरे सर क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना, इनको अलग अलग कर दो, 1/t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग रख दिया। हाँ सर बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और क्या करें, अरे और क्या हो सकता है भाई, इसमें 1/t और dp कॉमन आ रहा है इस इन दोनों में। हाँ सर आ रहा है, ले लो कॉमन, 1/t कॉमन ले लिया और dp कॉमन ले लिया। अब समीकरण 20 और 23 की तुलना करो, ये समीकरण नंबर 20 है और ये समीकरण नंबर आपकी क्या है 23, इन दोनों की तुलना कंपैरिजन करो। जैसे ही कंपैरिजन करोगे तो इसके बराबर में कौन आ जाएगा, ये, और इसके बराबर में कौन आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये दोनों आ गया। अब ये क्या है, ये दोनों समीकरण जो आई अपने पास आई है वो समीकरण तुलना से आई है। ये तुलना क्या बता रही है कि दाब के रूप में, स्थिर दाब के रूप में ताप की परिवर्तन की वजह से एंट्रोपी परिवर्तन, स्थिर दाब पर ताप की वजह से एंट्रोपी परिवर्तन। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म और यूज करेंगे, सीपी। अब ये सीपी क्या है, अरे सी तो उष्माधारिता है, पी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर उष्माधारिता, उष्माधारिता आपको पता ही है, उष्माधारिता की डेफिनेशन तो बताई थी ना आपको कि उष्मा की वह मात्रा जो किसी भी तंत्र के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे वो उसकी उष्माधारिता कहलाती है। हाँ तो ये सीपी होती है डेल एच डेल टी अपॉन पी, डेल एच अपॉन डेल टी पी, ये सीपी के बराबर होता है। तो यहां से एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई 24 नंबर, और एक इक्वेशन ये आ गई तुलना करने से। तो ये दोनों समीकरण क्या बता रही है, ये दोनों समीकरण ये बता रही है कि पहली बात तो ये सीपी अपॉन टी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से ये समीकरण बता रही है कि स्थिर दाब रखकर अगर किसी भी तंत्र का उसका ताप बढ़ाया जाए तो हमेशा उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। अच्छा अब ये दो जो समीकरण है, जैसे हमने आयतन का फलन निकाला था ना, ताप व आयतन वाले फलन में एंट्रोपी पड़ रही थी, तो आयतन का क्या निकाला था, इन दोनों समीकरणों का लिया था हमने, और इन दोनों ये वाली और ये वाली दोनों समीकरणों का इसका तो क्या किया था, आयतन के सापेक्ष v के सापेक्ष अवकलन और इसका t के सापेक्ष अवकलन, और इन दोनों समीकरणों का फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था। वैसे ही अब इनका दोबारा करेंगे, जैसे ही करेंगे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। ये वाली इक्वेशन क्या है, दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी, दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी की इक्वेशन आ जाएगी।
समझ में आया आपको? ये वाला करके देखो, अगर नहीं आता है तो बता देंगे कभी, लेकिन आ जाएगा। जैसे आयतन वाला किया है ना, थोड़ा सा प्रीवियस बैक कर लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा आपको। कुछ नहीं करना, इसका आयतन के सापेक्ष अवकलन, इसका ताप के सापेक्ष अवकलन, और फिर दोनों को कंपैरिजन करके निकाल लेंगे अपने। तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 26 दे दो। ये क्या है? ये स्थिर ताप पर दाब के रूप में एंट्रोपी का फलन। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की अवधारणा। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, उष्मागतिकी का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो टेंड्स टू शून्य है, वो पढ़ेंगे हम कल। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।